हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल माइक्रोबायोलॉजी। सो आप सभी कैसे हैं? होपफुली आप बहुत अच्छे ही होंगे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू यू टू योर ब्यूटीफुल लर्निंग प्लेटफॉर्म माइक्रोबायोलॉजी, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मोस्टली सारे चैप्टर देख पाओगे, समझ पाओगे एब्सोल्युटली फ्री। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 ग्रेविटेशन का पार्ट 2। होपफुली आप सभी ने इसका पार्ट 1 देख ही लिया होगा। अगर आप में से किसी ने उसे मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर देख लेना। तो चालू करते हैं द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। देखिएगा, तो ये हमारे आज के कुछ गोल हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट गोल हैं इस लेक्चर के। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इन्हें समझने की पूरी कोशिश करिएगा, ठीक है? एक नहीं, दो बार समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जहाँ पर आपको थोड़ी बहुत डाउट्स होंगे, लेकिन 95% नहीं होंगे, ठीक है? तो चालू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सबसे पहले देखिएगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दो टर्म, वेट एंड द मास। ये जो टर्म है ना, वो बहुत थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टर्म है आपके अकॉर्डिंग। देखो, बहुत सारे दोस्त इसी में कंफ्यूज होते हैं मेरे। कैसे? अब वेट क्या है और मास क्या है, पहले तो यही समझ लेते हैं, तब कंफ्यूजन दूर करेंगे अपनी। देखो, द मास ऑफ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। द मास ऑफ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट, यानी एक बॉडी के अंदर कितनी अमाउंट में क्वांटिटी है वो दर्शाता है आपका मास, ठीक है? मास की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। मास जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना। जो मास होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है? ओके, अब देखिएगा वेट क्या है। देखिए, द वेट ऑफ बॉडी इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। सपोज कीजिए आप यहाँ पे अच्छे खासे खड़े हो, तो जब आप खड़े हो ना, तो ऐसी कंडीशन में जब आप खड़े हो तो ऐसी कंडीशन में एक फोर्स लगेगी टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। वो फोर्स होगी वेट, वो फोर्स होगी आपकी वेट, ना कि मास, ठीक है? द फोर्स विच अट्रैक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, दैट इज नोन एज योर वेट, ठीक है? अपने को बताया न्यूटन के सेकंड लॉ से फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पर फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सेंटर ऑफ अर्थ की बात कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये है छोटी सी कि कभी भी आपसे कोई आपका वेट पूछता है तो पहली बात तो कोई आपसे आपका कभी वेट नहीं पूछता, बस वो बोलता है कि अपना वेट बताओ। वो आपसे हमेशा आपका मास पूछता है, तो इसलिए आप उसको अपना मास बताते हो 80 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 70 किलोग्राम, इस तरीके से, ठीक है? और जब कोई आपसे कोई आपका वेट पूछना तो आप हमेशा उसको न्यूटन में जवाब देना कि भाई मेरा वेट इतना न्यूटन है। न्यूटन क्यों? क्योंकि वेट क्या, एक टाइप की फोर्स, और फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो बस, ठीक है? होपफुली वेट और मास वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में बताओ क्लियर है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। प्रेशर। अब प्रेशर आपने अलग अलग सुना होगा, पढ़ाई का प्रेशर, पेपर का प्रेशर, ये सारे प्रेशर आपने सुने होंगे, लेकिन हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम फिजिक्स की टर्म में देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिएगा, तो देखो प्रेशर फिजिक्स के टर्म में क्या होता है। देखो, दिस इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन पर यूनिट एरिया, उसे हम बोलते हैं प्रेशर। यानी एक फोर्स मैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर लगा रहा हूँ, उसे बोलूँगा मैं प्रेशर। यानी प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, जो कि होता है परपेंडिकुलरली, ठीक है? ओके, तो ऐसी कंडीशन में फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एरिया का मीटर स्क्वायर। तो ऐसी कंडीशन में प्रेशर की जो ऐसा यूनिट हो गई वो हो गई न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, उसे हम बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं? पास्कल। तो एक पास्कल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखिएगा, व्हेन वन न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू 1 मीटर स्क्वायर एरिया, देन दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज 1 पास्कल, ठीक है? जब एक न्यूटन फोर्स लगे किसी 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर, तो ऐसी कंडीशन में उसको हम बोलेंगे 1 पास्कल, ठीक है? समझ में आया इतनी सी बात? ठीक है, तो इस रिलेशन को देखो ध्यान से। देखो, इस रिलेशन से हमें ये पता चलता है कि अगर एरिया कम है तो जो प्रेशर होगा वो होगा ज़्यादा, और अगर प्रेशर कम है तो एरिया होगा ज़्यादा, ठीक है? ओके, तो इसी के कुछ हम वो देखेंगे
पहले तो न्यूमेरिकल और फिर उसके बाद हम देखेंगे इसके ऑब्जर्वेशंस, जो कि जिसकी हेल्प से प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट आपको 2 मिनट में सही में आ जाएगा, क्योंकि वो डेली लाइफ के ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, तो देखो भाई सबसे पहले तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर। तो भाई देखो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, हाँ होता है, तो 100 न्यूटन ना लगाना, लिखना मत मतलब, और ये 2, तो प्रेशर कितना हो गया 50 पास्कल यानी PA, और इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भाई 1-2 नंबर में, तो कह दो ना आराम से। चलो आगे देखते हैं ऑब्जर्वेशन। उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं छोटा सा, थ्रस्ट। देखो थ्रस्ट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस ये वो फोर्स है जो कि परपेंडिकुलरली लग रही है किसी भी एरिया पर। दिस इज द फोर्स दैट एक्टिंग ऑन बॉडी परपेंडिकुलरली टू सरफेस एरिया, दैट इज नोन एज योर थ्रस्ट। ठीक है, ओके। अच्छा, यानी जो मैं बात कर रहा था P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए की, तो ये जो F है ना यहाँ पर है ये थ्रस्ट, तो थ्रस्ट अपॉन एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। ठीक है, ओके क्लियर। ठीक है, अब हम ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं प्रेशर की, जिसकी हेल्प से जो प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट है ना ये क्लियर हो जाए एक बार में। देखो वाई स्कूल बैग है वाइड स्ट्रैप्स। बताओ आपके स्कूल बैग हैं, जब आप अपने स्कूल जाते हो बढ़िया मुँह हाथ धो के अच्छी तरीके से जाते हो स्कूल, तो आपके जो बैग की जो स्ट्रैप्स यानी जो तनी होती हैं वो थोड़े बड़ा एरिया की होती हैं, क्यों बताइए, कभी सोचा आपने? ऐसे ही बना दिया बनाने वाले ने? देखो भाई उसने एक दिमाग से बनाया, उसने ये एक प्रेशर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि यार देखो अगर एरिया ज़्यादा होगा तो बच्चों पर प्रेशर कम होगा। किस चीज़ का प्रेशर? पढ़ाई का नहीं, कॉपी किताबों का प्रेशर, यानी उन पर लोड कम पड़ेगा। ठीक है, यानी जब आपके स्ट्रैप्स वाइड होंगे तो ऐसी कंडीशन में जो प्रेशर होगा बैग का वो कम पड़ेगा ऑन स्टूडेंट्स। इसका पहला। ठीक है, अगला ऑब्जर्वेशन देखिएगा, जो टिप होती है निडल की वो शार्प होती है। अब आपके माइंड में निडल से एक डर याद आया, यार निडल से तो हमें बहुत डर लगता है, इंजेक्शन। तो यार देखो आपने ऑब्जर्व करा होगा जो निडल होती है वो बहुत शार्प होती है, यानी बहुत पैनी होती है। क्यों? देखो जब वो पैनी होगी तो ऐसी कंडीशन में प्रेशर ज़्यादा होगा, जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो आसानी से वो लग जाएगी। ठीक है, क्लियर? क्या क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि वो शार्प होती है यानी उसका जो पॉइंट जो होता है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, अब देखो वाई ए शार्प नाइफ कट्स बेटर देन ब्लंट नाइफ, यानी जो शार्प एकदम नया नया आपको कोई चाकू लाए हो और एक पुराना चाकू है, तो आपने ऑब्जर्व करा होगा नया चाकू जल्दी वेजिटेबल्स को कर देता है इन कंपेरिजन टू ब्लंट नाइफ। क्यों? क्योंकि जो उसका सरफेस एरिया होता है भाई वो छोटा होता है। ठीक है, शार्प होता है, तो जब वो शार्प होता है तो ऐसी कंडीशन में प्रेशर ज़्यादा लगेगा वेजिटेबल्स पर, तो वो एक बार में कट जाएंगे। अब वो ब्लंट जो है वो पुराना हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में उसका जो सरफेस एरिया वो थोड़ा बढ़ चुका है, जिसकी हेल्प से प्रेशर थोड़ा कम लगेगा। ठीक है, यानी ऑब्जर्वेशन से समझो इनको, बस ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, बस अपने को क्या समझना था, P इज इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, उसके बेसिस पे हमने ऑब्जर्वेशन कर लिए और होपफुली आप समझ चुके होंगे। ठीक है, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात थी नहीं मेरे अकॉर्डिंग। चलिए आगे देखते हैं भाई, प्रेशर इन फ्लूइड्स। सबसे पहले हम फ्लूइड्स देख लेते हैं, फ्लूइड्स हैं क्या, प्रेशर तो बाद में देखेंगे। फिर देखो दो सब्सटेंस विच कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड फ्लूइड्स। देखो वो सब्सटेंस जो कि आसानी से फ्लो हो जाए उन्हें हम बोलते हैं फ्लूइड्स। एग्जाम्पल में जैसे लिक्विड और गैसेस को हम बोलते हैं फ्लूइड्स। इसके ऊपर आप एक पूरा चैप्टर पढ़ोगे क्लास 11th में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, उसमें आप अच्छी तरीके से फ्लूइड्स के बारे में पढ़ोगे, लेकिन जब आप क्लास 11th में आओगे तब पढ़ना उसके बारे में। ठीक है, तो देखो भाई फिर प्रेशर देख लेते हैं थोड़ा सा। उससे पहले हम एक टर्म पढ़ लेते हैं BUNC, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, छोटा टर्म नहीं है, बहुत बड़ा टर्म है अपने अंदर। BUNC देखिएगा, एवरी लिक्विड एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन इट। द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेज इन इज कॉल्ड BUNC। इतनी इंग्लिश बोली, सही में आया कुछ? समझने की कोशिश करते हैं दोबारा से। देखो जब कभी भी लिक्विड के अंदर, मतलब एक लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट पर, जब कोई भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर इमर्ज होगा। ठीक है, ओके, तो यानी जो टेंडेंसी होती है किसी भी लिक्विड की कि वो एक अपवर्ड फोर्स लगाए किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ऐसी कंडीशन में उसे हम बोलेंगे BUNC। सपोज करो ये एक बीकर है भाई, सपोज करो ये एक बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ है।
इस पे मैंने एक कुछ इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट डाल दिया, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका फ्लूइड है, फ्लूइड की एक टेंडेंसी होगी कि ये इस पर एक अपवर्ड फोर्स लगाए, किस पर, ऑब्जेक्ट पर, जिसकी हेल्प से ये ऊपर हो, तो उसी को हम बोलेंगे, उस टेंडेंसी को बोलेंगे हम ब्यूएंसी। ठीक है, ओके। अब इसका एक ब्यूएंट फोर्स देख लेते हैं। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन लिक्विड इज कॉल्ड ए ब्यूएंट फोर्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अपथ्रस्ट फोर्स। यानी अब वो जो फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट पर लग रही है, किसके द्वारा, लिक्विड के द्वारा, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे ब्यूएंट फोर्स। क्या बोलेंगे, ब्यूएंट फोर्स। कंफ्यूज नहीं होना, ब्यूएंसी तो एक टाइप की टेंडेंसी होती है किसी भी लिक्विड की कि वो एक प्रेशर, एक फोर्स लगाए किसी भी इमर्ज्ड ऑब्जेक्ट पर, और वो जो फोर्स होती है उसे हम बोलते हैं ब्यूएंट फोर्स। ठीक है, क्लियर, ठीक है। आगे देखते हैं फैक्टर ऑफ अपथ्रस्ट। ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में देखने को मिलते हैं पेपर में, देखना है इन्हें। सबसे पहले वॉल्यूम इमर्ज्ड इन लिक्विड, अच्छा, और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो जितना वॉल्यूम होगा सॉलिड का, ठीक है, उतना ही आपका अपथ्रस्ट ज़्यादा होगा। जितनी आपकी डेंसिटी ज़्यादा होगी किसी भी लिक्विड की, उतना ही ब्यूएंट फोर्स ज़्यादा होगा। बस, यानी ये दोनों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं अपथ्रस्ट के। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, ओके ओके। आगे देखते हैं भाई, आर्किमेडीज प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन 5 नंबर में 95% पेपर में देखा गया है, तो ध्यान से समझना इसको, बहुत अच्छी ध्यान से देखो क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू आर्किमेडीज प्रिंसिपल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होलली इमर्ज्ड इन लिक्विड इट एक्सपीरियंस अ ब्यूएंट फोर्स विच इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। यानी आर्किमेडीज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भाई ये कहा कि जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट या तो थोड़ा सा या पूरा डिजोल्व हो जाएगा या इमर्ज हो जाएगा, डिजोल्व नहीं, इमर्ज जब हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में वो एक ब्यूएंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जो कि अभी हमने ब्यूएंसी में पढ़ा था। और जो वो फोर्स होगी ना, ब्यूएंट फोर्स जो होगी, वो उस वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा। अब इतना बात तो नहीं आती इतने को सही में, अब आएगी, थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा बड़ा सा बनाएंगे। इसके अंदर मैंने पानी भर लिया, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट डाल दिया बढ़िया सा, ठीक है। अब बढ़िया सा ऑब्जेक्ट डाला तो इसकी एक टेंडेंसी है कि ये ब्यूएंट फोर्स यानी अपथ्रस्ट लगाएगी। लगा दो भाई, इसे थ्रस्ट लगा दो पहले। जब ये अपथ्रस्ट लगाएगी तो ऐसी कंडीशन में जब ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर आएगा, पानी के अंदर, तो थोड़ा बहुत पानी बाहर भी तो निकलेगा। ये रहा पानी, ये रहा, तो ये जो पानी होगा, वेट होगा जो इस लिक्विड का, वो क्या होगा, ब्यूएंट फोर्स के इक्वल। यानी जितनी ब्यूएंट फोर्स यहाँ पे लग रही है उतना ही यहाँ पर लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ है बाहर की तरफ। ठीक है, क्लियर, क्या क्लियर है यहाँ पे, ओके। चलो इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं आर्किमेडीज प्रिंसिपल के। ये यूज़ होता है हाइड्रोमीटर में। हाइड्रोमीटर एक टाइप के ऐसे मीटर होते हैं जो कि डेंसिटी को नापने में हेल्प करते हैं किसी भी लिक्विड की। लैक्टोमीटर एक टाइप के ऐसे मीटर्स होते हैं जो कि आपकी मिल्क की प्योरिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी बताते हैं। और ये इनफैक्ट शिप्स और सबमरीन्स को बनाने के लिए भी बहुत एप्लीकेबल है। ध्यान समझना इस वाले पॉइंट को, ठीक है, ओके। क्लियर है आर्किमेडीज प्रिंसिपल, ठीक है। क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में बताइए ना क्लियर है, और नहीं है तब भी बताइए कि नहीं क्लियर है, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई टेंशन की बात है नहीं ज़्यादा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भाई। सबसे पहले एक ब्यूएंट फोर्स का एक बढ़िया सा एग्जांपल देख लेते हैं। आप जब नहाते होगे तो आपके माइंड में एक खुराफाती आइडिया आता होगा कि जो अपनी बकेट में आप जब पानी डालते होगे तो ऐसी कंडीशन में जो आपका मग होता है, आपने कहीं मग को उल्टा करके डाला होगा बाल्टी में, तो ऐसी कंडीशन में डूबता नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं डूबता भाई, बताओ। वो भाई इसलिए नहीं डूबता क्योंकि जो आपकी लिक्विड है ना, वो उस पर एक अपथ्रस्ट लगा रहा है, इसलिए वो नहीं डूब रहा। आपने ऑब्जर्व भी करा होगा कि ऐसे फोर्स सा लग रहा है, वही फोर्स होती है आपकी अपथ्रस्ट, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आप सभी का कि यार कुछ ऑब्जेक्ट तो पानी में तैरते हैं बढ़िया तरीके से और कुछ ऑब्जेक्ट डूब जाते हैं, तो यार हमें यही सही में नहीं आया। तो भाई अब समझ लो क्लास 9th में आ गए हो तो देखो क्वेश्चन है, वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक इन फ्लूइड्स या लिक्विड।
क्वेश्चन 3 और 5 नंबर में 75 से 80% देखा गया पेपरों में, 3 से 5 नंबर में। तो ध्यान से देख लो इसे भी भाई। देखो, when an object is put in liquid then two force act on it। जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर डाला जाता है तो ऐसी कंडीशन में दो फोर्सेस एक्ट होती हैं उसके ऊपर। जो वेट होता है बॉडी का वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, और जो बुओयंट फोर्स या अपथ्रस्ट जो होती है वो अपवर्ड होती है। लेट्स से ये कोई बीकर, इसके अंदर पानी डल गया, ओके। अब ऐसी कंडीशन में ये एक ऑब्जेक्ट मैंने इसमें डाल दिया। जब मैंने ऑब्जेक्ट इसमें डाल दिया तो ये इसका वेट नीचे की तरफ डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और ये जो अपथ्रस्ट है ये ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। तो ऐसी कंडीशन में 3 केसेस एप्लीकेबल होंगे। जब ये जो बुओयंट फोर्स है यानी अपथ्रस्ट जो है वो कम होगी इस वेट ऑफ लिक्विड से, तो ऐसी कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट होगा वो आसानी से डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा, ठीक है। अगला केस क्या है, जब बुओयंट फोर्स और वेट जो होगा ऑब्जेक्ट का वो इक्वल होगा, तो ऐसी कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है वो आसानी से सरफेस पर फ्लोट करेगा, तैरेगा, ठीक है। और लास्ट इसमें एक केस आता है कि जब बुओयंट फोर्स ज़्यादा हो जाएगी वेट ऑफ लिक्विड से, तो ऐसी कंडीशन में पहले वो थोड़ा सा डूबेगा ऑब्जेक्ट और देन तैरेगा, ठीक है। तो भाई ये है कॉन्सेप्ट, क्लियर है। ये कहाँ से आ रहा है, ये भाई वहीं से आ रहा है, बुओयंसी से ही कॉन्सेप्ट, छोटे से फॉर्मूले से ही, छोटी सी टर्म से ही आ रहा है सब, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं बता रहा मैं आपको यहाँ पे, बस इतनी सी बात मैंने नहीं बताई यहाँ पे कि जो वेट होगा ना किसी भी बॉडी का वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा। मैं आपको अभी बताता हूँ 9th क्लास में, ये 11th में भी एप्लीकेबल होगा। ये वेट जो होगा वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, ध्यान रखना इतनी सी बात, ठीक है। चाहे वो कितना भी बड़ा सही, चाहे कितना भी छोटा सही, ठीक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं भाई। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। अब प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है तो ये इसी से निकला है कि वाई ऑब्जेक्ट सिंक और फ्लोट इन वाटर। तो इस प्रिंसिपल को समझ लो, ये 2 नंबर में देखा गया है बहुत बार। तो देखो, एक ऑब्जेक्ट तब तैरेगा जब जो वेट होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का वो इक्वल होगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। अब आ जाओ दोबारा आर्किमिडीज जैसे प्रिंसिपल पे। ये बीकर, इसमें पानी कर दिया मैंने बढ़िया सा, ठीक है। इसमें मैंने फिर एक ऑब्जेक्ट डाल दिया। ऑब्जेक्ट डालने के दौरान ऐसी कंडीशन में इसका जो वेट होगा और जो पानी बाहर निकला है इसके द्वारा, सपोज करो लेट से इतना पानी बाहर निकला है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट फ्लोट होगा, ठीक है, क्लियर। यानी देखो, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट is equals to weight of liquid displaced by it, ठीक है। इट यानी ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर। अब इसका एक एग्जांपल देखेंगे तब हम इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। हाउ डज अ बोट फ्लोट। भाई आपने बोट राइडिंग करी होगी, रिवर राफ्टिंग के दौरान बोट राइडिंग करी होगी, या कभी बोट में बैठे हो, इतनी सी बात बताओ। नहीं बैठे तो कभी बैठना। आप ऑब्जर्व करोगे कि बोट तैरती कैसे है, उसको आप ऑब्जर्व करना, मैं आपको बताता हूँ और तब ऑब्जर्व करना। देखो, हमें पता है कि जो बोट होती है, ठीक है, जब बोट पानी के ऊपर जाएगी तो ऐसी कंडीशन में पानी उस पर एक फोर्स लगाएगा जिसे हम बोलेंगे बुओयंट फोर्स। लेट्स से देखो, यानी देखो आओ, जब हमें पता है कि हमारी जो बोट है वो पानी के सरफेस पे रखी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर वेट लगेगा उस बोट का, वेट ऑफ बोट, और यहाँ पर एक बुओयंट फोर्स काम करेगी, बुओयंट फोर्स BF मान लो उसे। तो बुओयंट फोर्स जब काम करेगी ऐसी कंडीशन में, तो बुओयंट फोर्स जब इक्वल हो जाएगी किसके, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट तैरेगा। परंतु हमें यहाँ पे समझना है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के टर्म में, तो भाई समझो इसे भी। अब देखो, एक बोट हमेशा तब तैरेगी जब जो वेट होगा वाटर का, जो कि वो ये जो बोट है जो डिस्प्लेस कर रही है, जो डिस्प्लेस कर रही है
वो इक्वल होगा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ बोट के, यानी वेट ऑफ बोट इक्वल होगा वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट। यानी जितना जब ये आप देख पा रहे होगे, ये जो मैंने दिखाया आपको ये वाला हिस्सा, जितना ये वाटर डिस्प्लेस कर देगा और वेट इक्वल हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में बोट आराम से तैर जाएगी। इतनी सी बात आप ध्यान रखना, ठीक है, ओके। बस अब हम देखते हैं कि अभी तक तो हमने देख लिया कि अगर वेव एंड फोर्स ज़्यादा होगी या कम होगी तो ऑब्जेक्ट तैरेगा या डूबेगा। अब हम इसको डेंसिटी के फॉर्म में समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो भाई, डेंसिटी में भी आगे चल के समझाऊंगा आपको। तो देखो, एक ऑब्जेक्ट तब तैरेगा जब उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगी, तो ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट तैरेगा। इन तीनों केसेस को ध्यान रखना, 3 नंबर में 95% पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो, एक ऑब्जेक्ट तब तैरेगा जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होगी डेंसिटी ऑफ वाटर से, ठीक है, पहला पॉइंट। एक ऑब्जेक्ट तब भी तैरेगा जब डेंसिटी इक्वल होगी किसकी, ऑब्जेक्ट की और वाटर की या लिक्विड की, ठीक है। और लास्ट पॉइंट इसमें हमेशा ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट तभी तैरेगा जब उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी लिक्विड से, ठीक है। क्लियर है भाई ये तीनों कॉन्सेप्ट? तो इनको लगा लो VVIMP नोट्स में, VVIMP लगा लो, 3 नंबर में देखे गए बहुत बार जिसे कहते हैं, ठीक है। चलो आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं हम अपना, द डेंसिटी। डेंसिटी है क्या, मैंने बता दो दिया आपको कि डेंसिटी ये डेंसिटी वो, लेकिन देखो डेंसिटी समझ लेते हैं आज का लास्ट टॉपिक अच्छी तरीके से। डेंसिटी कुछ नहीं है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज नोन एज योर डेंसिटी। उसकी ऐसा यूनिट होती है kg पर मीटर क्यूब। देखो डेंसिटी इज इक्वल्स टू, डेंसिटी को हम रो से करते हैं और m/v। मास की ऐसे यूनिट kg होती है और वॉल्यूम की मैथ वाले जानते होंगे m³। तो kg पर m³, ठीक है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में इस तरीके से देखने को मिलेगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन आपको जो आंसर लाना है ना वो हमेशा डेंसिटी को किलोग्राम मीटर क्यूब में ही करना, ध्यान रखना, ठीक है। चलो डेंसिटी क्लियर, तो एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं भाई। आज का लास्ट न्यूमेरिकल बढ़िया सा हो जाएगा तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका ये। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन को देखो ध्यान से। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 ग्राम, ठीक है, हैज़ वॉल्यूम ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हो जाएगी। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर बी 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, स्टेट वेदर ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक। ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ जाते हैं बहुत बार, ध्यान रखना। इसमें आपसे ये कहा गया है कि अगर मास है आपका 50 ग्राम किसी भी ऑब्जेक्ट का और उसकी वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो ऐसी कंडीशन में उसकी डेंसिटी बताइए। डेंसिटी बता दोगे आप मास पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है। अब हमें कहानी में ट्विस्ट दे दिया कि अगर डेंसिटी है वाटर की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ऐसी कंडीशन में आपका ऑब्जेक्ट तैरेगा या डूबेगा। तो अब हमें देखना है कि क्या होगा, इक्वल होगा तो तैरेगा, ज़्यादा होगा तो डूबेगा और कम होगा तो तैरेगा। तो अब हमें देखना है किस तरीके से क्या आएगा। देखो मास इज इक्वल्स टू 50 ग्राम है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर क्यूब है। अब डेंसिटी मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है अपने को, डेंसिटी इज इक्वल्स टू 50/20, तो ये आ जाएगा 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आप कहोगे आप उसको चेंज तो कर नहीं रहे, क्योंकि भाई क्वेश्चन की नीड है, क्वेश्चन में वाटर की भी डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी है। अगर उसकी किलोग्राम में दे रखी होती तो मैं चेंज कर देता, लेकिन जब उसकी ग्राम में है तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब भाई देखो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आ गई, इसको लेट से करो डेंसिटी O इज इक्वल टू 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ वाटर W मान लो क्या है ही इतनी। तो भाई अब देखो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आ गई ज़्यादा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, तो डूब जाएगा। तो क्या लिखोगे आप ऐसी कंडीशन में, सिंस द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, देयरफॉर ऑब्जेक्ट विल सिंक इन वाटर, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे भाई, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है।
So friends, by this we have completed the whole gravitation chapter of class 9th. होपफुली आपको ये समझ में आया होगा. अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक द लेक्चर एंड सब्सक्राइब द channel and press the bell icon of the channel for all the notifications. So friends, मिलता हूँ ऐसे ही एक धमाकेदार अगले लेक्चर में with new concept. तब तक के लिए बी से बी हैप्पी, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग. तो बाय बाय.